पंकज एक समाज सेवक था। वो अक्सर ऐसे गांव को देखने जाता था जहां के हालात बहुत ख़राब होते हैं। ऐसे ही एक गांव में पंकज वहां के हालातों का जायज़ा लेने के लिए गया। उस गांव के सड़कों की हालत इतनी ख़राब थी कि वहां एक गाड़ी तो क्या, एक इंसान तक पैदल नहीं चल सकता था। वहां ना पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली की। गांव के लोग दिन में ही पास के घने जंगल में बने तालाब से पानी भर लाते हैं। रात के वक्त अगर पानी खत्म हो जाए तो कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। एक तो रात के वक्त जंगल से जंगली जानवर गांव में घुस आते हैं, तो दूसरी ओर गांव के स्थानीय लोगों का कहना था कि चुड़ैल रात को जंगल में विचरण करती है। वो जब गांव में आती है तो बड़ी भयानक आवाज़ें निकालती है। जो कोई भी पुरुष उस चुड़ैल को दिखाई देता है वो उसे उठाकर जंगल में ले जाती और अगले दिन जंगल में उस पुरुष का कंकाल पड़ा हुआ मिलता। जब पंकज उस गांव में गया तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसको देखते ही गांव के लोग अपने घरों का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। पंकज ये सब देखकर आश्चर्य हुआ कि गांव में इतना सन्नाटा छाया हुआ है। न कोई बच्चा है और ना ही कोई महिला, पुरुष ही बाहर दिखाई दे रहे हैं। वो जिस किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाता वो पंकज को देखकर झट से दरवाज़ा बंद कर लेता। वो गांव के बारे में जानकारी लेता तो किससे लेता, सब उसको देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। आखिरकार पंकज की मेहनत रंग लाई। उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने दरवाज़ा खोला। उस महिला ने पंकज को बैठने के लिए एक चटाई दी। उस महिला ने अपनी बेटी को पानी लाने को कहा। जब उसकी बेटी पानी लेकर आई तो सफ़ेद कपड़ों में देख पंकज उसे आश्चर्यचकित रह गया। पंकज ने उस महिला से पूछा, ये सब आप लोगों के साथ कैसे हुआ? उस महिला ने पंकज को बताया, यहाँ हम ही विधवा नहीं हैं, बल्कि सब घरों में महिलाएं सफ़ेद कपड़ों में ही मिलेंगी। यहाँ कोई भी पुरुष नहीं बचा। जो बचे हैं वो भी पता नहीं कितने दिनों तक बचे रहेंगे। वो चुड़ैल वो सबका शिकार कर ले गई। चुड़ैल का नाम सुनकर पंकज ने उस महिला से कहा, कोई चुड़ैल या भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सब झूठ बातें हैं। मुझे तो लगता है कि ज़रूर कोई महामारी फैली है, इसीलिए ये सारी मौतें हो रही हैं। उस महिला ने पंकज की बात को काटते हुए कहा, अगर महामारी फैली है तो सिर्फ पुरुष ही क्यों मारे जा रहे हैं, महिलाएं क्यों नहीं? उस औरत का जवाब सुन पंकज चुप हो गया और सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक चुड़ैल सिर्फ पुरुषों को ही अपना शिकार क्यों बनाती है? पंकज ने उस महिला से पूरी कहानी जाननी चाहिए। उस महिला ने बताना शुरू किया, बात आज से 5 साल पहले की है। हमारे गांव का ही एक पुरुष पास के गांव की एक कन्या को ब्याह कर लाया। वो लोग जब रात के समय जंगल के रास्ते से बैलगाड़ी से अपनी दुल्हनिया के साथ आ रहा था, उसके घर के पास ही कुछ लुटेरों ने उन दोनों से गहने जवाहरात लूटकर दोनों की हत्या कर दी और उन लुटेरों ने उनकी लाशों को बीच गांव में लाकर ज़मीन पर जला दिया। कहते हैं कि वो कन्या अब चुड़ैल बन गई है और वही पुरुषों से अपना बदला लेने के लिए उन्हें मार रही है। उस महिला ने पंकज से कहा, साहब दिन ढलने वाला है, इससे पहले कि उस चुड़ैल का तांडव शुरू हो जाए आप यहाँ से निकल जाइए। पंकज को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पंकज को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो उस महिला के कहने पर उस गांव से चला गया। उसने शहर पहुंचते ही सरकारी दफ्तरों में जाकर उस गांव के बारे में बात की।
पंकज ने उस महिला की कही हुई बात सरकारी कर्मचारी को बताई। उस कर्मचारी को भी पंकज की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उस कर्मचारी ने कहा, मैं उस गांव में एक सिपाही की ड्यूटी लगाता हूं, जो रात दिन उस गांव की चौकसी करेगा। ज़रूर गांव वालों को कोई वहम हुआ है, वहाँ कोई खूंखार लुटेरों का गैंग काम कर रहा है, जो वहाँ के लोगों के साथ लूटपाट कर उनकी हत्या कर रहा है। अगले ही दिन एक सिपाही उस गांव में चला गया। एक रात वो सिपाही अपने गांव में ड्यूटी दे रहा था। मोबाइल फ़ोन पर गाने सुनते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। चांदनी रात थी। उस सिपाही ने अपने फ़ोन के कैमरे से चांद की फ़ोटो लेनी शुरू की। अभी वो फ़ोटो खींच ही रहा था कि उसे एक खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। उसने उस औरत से बातचीत करने की कोशिश की। वो औरत कुछ उदास सी नज़र आ रहे थे। सिपाही ने पूछा कि आखिर क्या बात है, तो उस औरत ने बताया कि दरअसल उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और वो आज की रात उसे रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। सिपाही को जो कमरा दिया गया था, उसे दिमाग में रखते हुए उसने उस औरत से कहा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा एक कमरा है, आप वहाँ रुक सकते हैं। मैं तो रात भर यहीं रहूँगा, गांव की पहरेदारी करता रहूँगा। ये सुनकर उस औरत ने कहा, जी ज़रूर। जिसके बाद वो सिपाही उस औरत को अपने कमरे में ले गया। उसने उस औरत को वहीं पर सोने को कहा। वो कमरे से बाहर निकल आया, मगर उसने देखा कि खिड़की से कमरे का लालटेन अभी भी जल ही रहा है। उसने खिड़की से आवाज़ लगाते हुए उस औरत से कहा, लालटेन बंद कर दीजिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। ये सुनते ही उस औरत ने वहीं से लेटे लेटे अपना लंबा हाथ करीब कमरे से 8 फीट दूर लालटेन की ओर बढ़ा दिया और फिर लालटेन बंद कर दिया। ये देखकर सिपाही की हक्की बक्की गुल हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक औरत का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता है, मगर वो अब इतना ज़रूर समझ गया था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। वो अब ये समझ नहीं पा रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। वो तुरंत ही पीछे मुड़ा वहाँ से भागने के लिए, मगर पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी। अगली सुबह जब सिपाही कोई रिपोर्ट नहीं दे पाया तो फिर कुछ लोगों को सिपाही के कमरे में भेजा गया। वहीं कमरे के बाहर सिपाही की लाश पड़ी मिली। लाश क्या, वो बस कंकाल थे। आज तक कोई भी उस गांव में हो रही मौतों के पीछे का सही वजह नहीं जान सका। जिसने भी सही वजह जानने की कोशिश की वो कभी जिंदा ही नहीं बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत करीब 4 साल पहले होती है। साहिल और मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों वहाँ पर एक रूम लेकर रहते थे। मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला लड़का था और साहिल को घूमना फिरना बहुत पसंद था। साहिल हमेशा नई जगह पर घूमना पसंद करता था, जबकि मैं अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन हम सारे कॉलेज के ग्रुप के फ्रेंड्स बैठकर बातें कर ही रहे थे। तभी हमारे एक दोस्त अनिल ने हमें बताया, अरे तुम जानते हो क्या, अस्पताल के बगल वाले शमशान में क्या हुआ है? साहिल ने हैरान भरे अंदाज में पूछा, नहीं क्या हुआ है बता तो अनिल बोला, अरे वहाँ पर रात को लोग किसी को जलाने के लिए गए थे। उन्होंने बताया
कि वहाँ पर उन्होंने किसी साए को देखा और फिर बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी। वो लोग एकदम डरे हुए थे और फिर बॉडी को बहुत मुश्किल से ही वो लोग जलाकर तुरंत वहाँ से निकल गए। अनिल ने आगे जारी रखते हुए बताया कि किसी तरीके से कल रात वो और उसके दोस्त भी वहाँ पर गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वापस लौट आए। उसने बताया, हम सब ने वहाँ पर कुछ महसूस तो नहीं किया, मगर आवाज़ें बड़ी अजीब सी आ रहे थे। अब सच कहूँ तो हमें भी थोड़ा डर तो लग ही रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ से वापस आ गए। बस फिर क्या था, उसके बाद तो साहिल के दिमाग में बस उसी जगह की बातें घूमने लगी। जब हम लोग अपने रूम पर वापस आए तब साहिल ने मुझसे कहा, चलना आदित्य, आज हम लोग भी उसी शमशान में चलते हैं, देख कर आते हैं कौन सा नया भूत आया है इस शमशान में। और वो ज़ोर से हंस दिया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार साहिल ने अपने हाथ में कोई काम ले लिया तो पूरा किए बिना वो दम नहीं लेगा। मैंने उसको समझाया, भाई देख, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा, हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले अगले हफ्ते से। तू आराम से यहाँ बैठ कर पढ़, मैं तुझे केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ, वैसे भी तेरी केमिस्ट्री वीक है। उसने मुझसे बोला, मुझे मालूम था तू यही सब बहाने बनाएगा। तू इतना फट्टू क्यों है यार, तू मेरा दोस्त होकर भी फट्टू है। उसने और भी 2-4 मुझे ऐसी ही बातें बोली जिससे कि मेरे आत्मसम्मान में ठेस लग गई। मैंने भी उसको बोल दिया, चल ठीक है, चल दूंगा तेरे साथ, मैं कोई भूत वूत से डरता नहीं हूँ। वो भी ज़ोर से हंसा और बोला, ये हुई ना बात, चल आज रात का खाना मैं तुझे खिलाऊंगा। और हम लोग पास ही में एक ढाबे पर गए। हम हमेशा उसी ढाबे पर जाते थे। वहाँ उसने बताया कि उसको इन सब चीज़ों में विश्वास कैसे हुआ। हालांकि इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन ना जाने क्यों एक डर सा मुझे लगा ही रहता था। हालांकि उसने मुझे जो कहानी बताई वो भी काफ़ी डरावनी थी। हम लोग वहाँ करीब शाम के 7 बजे पहुँच ही गए थे। हम जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करने लगे, बगल से वॉचमैन आ गया और उसने सीटी बजाते हुए हमें रुकने को बोला। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तो इस पर साहिल बोला, अरे अंकल कुछ नहीं, वो हम बैट बॉल खेल रहे थे ना, तो हमारी बॉल चली गई, बस वही लेने जा रहे हैं। तो इस पर वॉचमैन बोला, तो तुम्हारे पास बैट कहाँ है और यहाँ पर आसपास कोई ग्राउंड कहाँ है जो तुम बैट बॉल खेल रहे थे? देखो, झूठ मत बोलो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस पर साहिल बोला, सर बस हम बॉल लेकर जा रहे हैं, वो गलती से बॉल अंदर चली गई थी, या फिर आप खुद जाकर देख लो ना। जैसे ही साहिल ने ये बात बोली, वॉचमैन को तो जैसे तोते उड़ गए और अब उसके हाव भाव भी बदल गए। उसने हमें डांटते हुए बोला, जाते हो या लगाऊं अभी 2 डंडे। यहाँ से साहिल भी अब गर्म हो रहा था। मैंने साहिल को शांत किया और उस वॉचमैन से दूर ले गया। साहिल अब जिद पर अड़ गया। उसने बोला, मैं तो जाकर ही रहूँगा, देखता हूँ ये वॉचमैन मेरा क्या कर लेगा। मैंने उसको शांत करने के लिए ये बात बोली कि अभी वो वॉचमैन भी थोड़ी ही देर में सोने चला जाएगा, तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर बाद आए, या फिर करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आए। साहिल को ये प्लान पसंद आया और उसने बोला, ठीक है, हम रात में 12 बजे आएंगे, क्या बोलता है? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर साहिल वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया। मैंने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मैंने सोचा, अरे यार,
मैंने तो अपने ही पैर पर कुदाली मार ली। एक तो शमशान, ऊपर से रात 12 बजे। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने साहिल को यह आइडिया बता दिया। इसी बीच मैं साहिल को कई बार मना रहा था, लेकिन साहिल अपने फैसले पर पूरे तरीके से अड़िग था। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हमें शमशान के लिए निकलना था। आमतौर पर जहां हम रहते थे वहां पर 12 बजे भी चहल पहल रहती है, लेकिन आज ना जाने क्यों एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। साहिल ने अपनी साइकिल उठाई और मैं साइकिल के पीछे बैठा और हम दोनों शमशान के लिए चल दिए। हॉस्पिटल तक तो स्ट्रीट लाइट जल ही रहे थे, लेकिन जहां से शमशान की बाउंड्री स्टार्ट होती थी वो पूरा इलाका पूरा तरीके से एकदम काला था। वहां एक भी लाइट नहीं थी। हालांकि वो एक मेन रोड था, लेकिन इस वक्त भी वहां पर घोर सन्नाटा फैला था। मैंने इस काली रात को देखते हुए साहिल को एक बार फिर चेताया, भाई देख ले, हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तू रेडी तो है? इस पर साहिल ने जवाब दिया, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, तू बता तेरे अंदर क्या चल रहा है? मैंने बोला, देख मुझे डर तो नहीं लगता, मगर मैं अंदर नहीं चल सकता यार। देख मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, अगर कोई आया तो मैं तुझे बता दूँगा। साहिल ने भी हाँ कहा और वो बेचारा शमशान के अंदर चला गया। थोड़ी दूर तक तो मैं उसको देख पा रहा था कि वो अपनी फ्लैश लाइट चलाकर बिल्कुल शमशान के बीचों बीच जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो रोशनी भी दिखने गायब थी कि तभी मैंने आवाज़ सुनी, कोई सीटी बजा रहा था। मैंने अंदर हल्की सी आवाज़ लगाई, साहिल साहिल कोई आ गया है, ए साहिल जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने थोड़ा और तेज आवाज़ में बोला, साहिल साहिल कहाँ है तू? मेरी आवाज़ सुनकर वॉचमैन दौड़कर मेरी तरफ आया। उसने मुझसे बोला, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे बोला था ना यहाँ नहीं आने को, समझ में नहीं आता क्या? मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उस वॉचमैन ने मेरी तरफ निगाह डालते हुए कहा, अरे तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बताओ क्या हुआ? तुम तो ऐसे डरे हो मानो कोई भूत देख लिया हो। मैंने डरते हुए बोला, मैंने भूत तो नहीं देखा, लेकिन वो भूत देखने गया है। उसने हैरानी भरी निगाह से मेरी तरफ देखा और फिर कहा, भूत देखने गया है? मतलब कौन गया है अंदर? कहाँ गया है? मैंने डरकर सारी कहानी उस वॉचमैन को बता दी। तो इस पर वॉचमैन बोला, अरे यार तुम्हारी मत मारी गई थी क्या? तुम ऐसी जगह पर आते ही क्यों हो? ये कोई पिकनिक मनाने की जगह है क्या? जब देखा यहाँ पर आ गए मुंह उठाकर। तुम लोग बड़े बेवकूफ़ हो यार। कल भी तुम्हारे जैसे ही कुछ लड़के आए थे, मैंने उन्हें देखा और डांट कर भगा दिया। वो लोग तो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। वॉचमैन अनिल और उनके दोस्तों की बात कर रहा था। वॉचमैन ने बोला, तेरा दोस्त कहाँ है? उसको आवाज़ लगा। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, साहिल साहिल कहाँ पर है? जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैं पूरी तरीके से डर गया था। मुझे पता नहीं था कि साहिल के साथ क्या हो गया है। मैंने कई बार साहिल को पुकारा, लेकिन सन्नाटा पूरी तरह से कायम था। वॉचमैन भी मेरे साथ साथ साहिल को आवाज़ लगा रहा था। मैं पूरा पसीने में भीग चुका था। मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रहे थे कि मैं कैसा दोस्त हूँ। अपने दोस्त को अकेले ही शमशान में छोड़ दिया। मैं दोस्ती के नाम पर कलंक हूँ। मैंने दोस्ती का फ़र्ज़ नहीं निभाया।
मैं तो डरा हुआ ही था। वॉचमैन की भी सिट्टी पिट्टी गुल थी। हिम्मत करके मैंने वॉचमैन को बोला, अंकल चलो ना, हम चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है साहिल के साथ। वॉचमैन ने मेरी तरफ बड़ी हैरान भरी निगाहों से देखा और मुझसे बोला, तुम पागल हो क्या? तुम अंदर जाना चाहते हो? तुम जानते नहीं इस शमशान के बारे में कितनी अफवाहें हैं। यहाँ जो भी रात में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इस पर मैंने कहा, पर अंकल, मेरा दोस्त अंदर है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ, बस आप मुझे अपनी टॉर्च दे दीजिए। इस पर वॉचमैन ने मेरी ओर बड़ी हैरान भरी निगाहों से देखा और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, तुम बच्चे लोग यार बड़े बेवकूफ़ हो। यहाँ आ जाते हो, बताओ ये पिकनिक की जगह है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जिसके बाद मैं और वॉचमैन हम दोनों शमशान के अंदर दाखिल हुए। शमशान के अंदर पूरा तरीके से अंधेरा पसरा हुआ था। अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। आसपास बड़े ही जंगल झाड़ थे। मुझे कहीं पर भी आसपास साहिल नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग आगे बढ़ने लगे। शमशान में बहुत ही अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। कभी कभी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई औरत रो रही हो। मेरा तो पूरा रोम रोम कांप रहा था। वॉचमैन के भी हाथ थर थर कर रहे थे। हम लोग किसी तरह चलते चलते शमशान के बीचों बीच पहुँचे तो वहीं पर मुझे पास ही में एक टॉर्च पड़ी हुई दिखी जो कि जल रहे थे। शायद यही साहिल की टॉर्च थी। हम लोग भागकर उस टॉर्च के पास गए तो पाया कि साहिल वहीं बगल में ही बेहोश पड़ा हुआ है। हम लोगों ने किसी तरह साहिल को उठाया और फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। हम लोग अभी ये सब कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही वो जो औरत के रोने की आवाज़ थी वो एकदम से तेज होने लगी और फिर हमें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे पास के झाड़ियों में कोई खड़ा है और वहाँ से घूर घूर कर हमें ही देख रहा है। वॉचमैन ने मेरी तरफ देखा और इशारे में कुछ कहा। मैं समझ गया कि वो मुझे क्या बताना चाह रहा है। हम दोनों ने साहिल को किसी तरह उठाया और फिर भागते भागते हम लोग शमशान से बाहर निकले। बाहर निकलकर वॉचमैन ने अपना पानी का बोतल लाया और साहिल के चेहरे पर मारा तो फिर साहिल होश में आया। होश में आने पर वो पूरी तरीके से डरा हुआ था। उसने जो घटना बताई वो सुनकर मेरे और वॉचमैन हम दोनों की रूह कांप गई। दरअसल उसने बताया कि वो शमशान में सीटी बजाते हुए आराम आराम से जा रहा था और वो मन ही मन भूतों का मजाक उड़ा रहा था कि तभी अचानक ही उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आधे चेहरे पर हड्डियां नजर आ रहे थे। साहिल इतना डर गया कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से साहिल का घूमने फिरने का शौक छूट गया।